दोस्तों, बीते हुए क्लास में हमने गति चैप्टर के सरल रेखा में गति अध्याय 2 लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, क्लास 11th फिजिक्स। उसमें हमने एक न्यूमेरिकल ये किया था। आज हम इस न्यूमेरिकल के आगे चलने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं और उसी टाइप के कुछ एनसीईआरटी पे जो बुक में दिए हुए क्वेश्चन उनको देखेंगे। एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। अधिकतम ऊंचाई पहुंचने के बाद वह नीचे की ओर वापस आ जाता है। इसके लिए वेग समय ग्राफ बनाना है। एक पत्थर ऐसे ऊपर की ओर फेंका गया, ऊपर अधिकतम हो गया जहां तक उसका वेग जब तक 0 नहीं हुआ वहां तक गया। फिर उसका वेग 0 जब हो गया तो रुक गया। वो क्यों रुकता है कोई बॉडी? क्योंकि जब ऊपर की ओर जाता है तो शुरू में वेग ज्यादा रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है, जिसके कारण इसके वेग में धीरे धीरे कमी आती है और ये ऊपर जाके अंततः रुकता ही है। अधिकतम ऊंचाई तक जाता है और फिर वहां से वो नीचे आता है। आपको इसके लिए वेग समय ग्राफ बनाना है। अच्छा, एक बात आगे चल के ये प्रूव मैं कर दूंगा। किसी बॉडी को अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए तो मान लीजिए इसको यहां तक जाने में 4 सेकंड लगे, तो वापस आने में सेम प्लेस पर कितना समय लगेगा? 4 ही सेकंड लगेगा। ध्यान रहे, हवा का जो अवरोध है वो नगण्य हो, यानी एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, हवा नहीं होनी चाहिए, तब ये बात सही है। अगर हवा है तब जानते हैं, तब ऐसा नहीं होगा। तो ऊपर जाने का समय आपका कम लगेगा और नीचे उतरने का समय आपका ज्यादा लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब ये उल्टा मैं बोल रहा हूं, कई लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, अगर हवा है तो याद रख लीजिएगा, ऊपर जाने का समय कम लगेगा, अब वहां से नीचे आते समय जो समय लगेगा वो ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर हवा नहीं है तब की बात की जा रही है, ग्राफ बनाना है तो जितना जाने में समय लगेगा उतना ही लौटने में समय लगेगा। तो आइए देखते हैं यहां पर कैसे ग्राफ बनाएंगे। देखिए, बहुत सिंपल है, ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है दोस्तों। अब ये बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड पर एक बॉडी यहां से फेंका गया। जब यहां से फेंका जाएगा तो कोई एक वेग देके आप छोड़ेंगे। मान लेते हैं इसका वेग u बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड है और ऊपर की ओर है दोस्तों तो प्लस है। वेग में तो दिशा होती है और दिशा के लिए हम साइन यानी चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ऊपर की ओर हम प्लस मान रहे हैं, तो अब इसका वेग +10 है। ठीक, अब जब ये ऊपर जाएगा तो बताइए यहां पर इसका वेग कितना हो जाएगा? वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी +8। यहां पर जाएगा तो इसका वेग 3 मीटर प्रति सेकेंड और यहां पर पहुंचते पहुंचते इसका वेग कितना हो गया? 0 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये इससे ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा, यही है इसकी अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई तक गया, अब वहां से वापस ये लौट रहा है। तो ये बताइए, मान लीजिए यहां से यहां तक जाने में 7 सेकेंड लगे, तो वापस लौटने में कितना समय लगेगा? जब हवा नहीं है 7 ही सेकंड लगेगा। और ध्यान रखिएगा इस बात का, जैसे जैसे जिन जिन जगहों पर जो जो वेग था चढ़ते समय, ऊपर जाते समय, जैसे जैसे जिन जिन जगहों पर जो जो वेग था ऊपर चढ़ते समय, वापस लौटते समय दोस्तों जब ये लौटेगा बॉल नीचे की ओर, तो लौटते समय भी उन जगहों पर उतना ही वेग बट नीचे की ओर होगा। तो सेम सारा डाटा रिपीट होने वाला है। चलिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले t बराबर 0 पर वेग की वैल्यू देखो बहुत ज्यादा है। कितना है वेग की वैल्यू? 10। जब एकदम समय 0 था, समय की वैल्यू जब 0 थी तो 10 मीटर पर सेकेंड। समय की वैल्यू जब 0 है, देखिए समय की वैल्यू एकदम बिल्कुल कम है, तो समय की वैल्यू 0 पर कितना है वेग? 10 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए यहां मीटर प्रति सेकेंड में वेग एक बार लिख दे रहे हैं।
10 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये बताइए समय जब बढ़ रहा है, यहाँ पे समय की वैल्यू 1 सेकंड, समय की वैल्यू 2 सेकंड, समय की वैल्यू 3 सेकंड, ये जो टाइम t इक्वल टू टी लिखा है, ये t कितने सेकंड है? 7 सेकंड। 7 सेकंड पर देखो, जब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड है तो वेग घट चुका है, इतना हो चुका है। जब टाइम 2 सेकंड है तो वेग और कम हो चुका है। जब टाइम 3 सेकंड है वेग और कम हो चुका है। ऐसे ही 7 सेकंड पर वेग की वैल्यू घट के कितनी हो चुकी है? 0। तो यहां तक चढ़ने का ग्राफ हो गया। अब नीचे जब उतरेगा तो वेलोसिटी की वैल्यू माइनस साइन के साथ आएगी। नीचे उतरते समय यहां पे जब पहुंचेगा तो वेग -3 हो जाएगा, नीचे की ओर लौट रहा है। अब यहां पर वेग कितना हो जाएगा? -8 मीटर पर सेकंड। यहां पर वेग फिर से धरती से टकराने से जस्ट पहले उसका वेग -10, यानी सेम हाइट, सेम यहां पर वेग। भैया समय 7 के बाद 8 सेकंड पर अब नीचे आ रहा है तो वेग देखो निगेटिव है। और 9 सेकंड पर वेग देखो, ग्राफ ये है, ग्राफ से पता लगेगा 9वें सेकंड पर वेग की वैल्यू क्या है? और निगेटिव है, और ज्यादा निगेटिव। और भैया 7 जाने में और 7 आने में टोटल 14वें सेकंड में वेग फिर से घट के कितना हो जाएगा? -10। तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म होगा ग्राफ। बात समझ में आ गई? ग्राफ कैसा होगा दोस्तों? यहां पर जाने में समय मैंने कितना दिखाया, ऊपर चढ़ने में समय, ऊपर चढ़ने में समय t इक्वल टू टी, और जितना चढ़ने में, ऊपर चढ़ने में समय लगा, ऊपर चढ़ने में वेग घट रहा है, उतना ही समय t लगा ना, 0 से t के बीच में, t बराबर 0 से t बराबर t के बीच में कितना समय लगता है? t ही समय है। अब उतरते समय t और बढ़ जाएगा समय, तो t और t टोटल टाइम 2t हो जाएगा। इस समय में ये उतरा है तो यहां तक टोटल टाइम क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 2t। उम्मीद करता हूं ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ रही होगी। चलिए, तो इस तरह से आप ग्राफ बना के आएंगे। अब आते हैं, निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण के लिए सही है? मतलब क्या बोला है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोला है कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण के लिए सही है। मतलब त्वरण हर समय क्या है? एक समान है। ऐसा कौन सा ग्राफ है जो एक समान त्वरण के लिए सही है? त्वरण एक समान रखना है। पहले बताइए त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण का मतलब होता है वेग समय ग्राफ का ढाल। वेग समय ग्राफ का ढाल। आप बताइए कौन से ग्राफ में, आप बताइए त्वरण कैसे पता लगाएंगे? ये वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ का ढाल से ही त्वरण पता चलेगा। त्वरण क्या रखना है बच्चों? एक समान। त्वरण माने नियत रहना चाहिए, त्वरण चेंज नहीं होना चाहिए। त्वरण नियत रखना है, नियत है, एक समान है। इसका मतलब आपको क्या भी नियत रखना है, ढाल भी क्या रखना है? नियत। आप बताइए इन चारों ग्राफ में कहां ढाल पूरे समय में नियत है? यहां पे देखो ढलान हर जगह एक जैसा है। यहाँ ढलान इस टाइप का है, फिर ढलान खत्म हो गया। भाई ढलान यहाँ कोई बॉल रखिए तो लुढ़केगा ही नहीं, ढाल है ही नहीं। यहाँ ढलान है, यहाँ इस टाइप का ढलान है। तीनों जगह अगर मैं ध्यान से देखूं, ढलान की बात करें, रोड है मान लीजिए, तो तीनों जगह अलग अलग ढलान है। यहाँ पे भी देखिए ढाल यहाँ का कम है, यहाँ का ढलान ज्यादा है। यहाँ पे ढलान अधिक है, यहाँ पे ढलान कम है। अब बताइए कहां पे ढलान एक जैसा है? यहां पर इस ग्राफ में ढलान एक जैसा है। वैसे भी ढाल निकालने के आपके पास पढ़ाया गया है, ढाल का मतलब होता है tan थीटा। आप उस जगह पर पता करिए tan थीटा में थीटा क्या है। हर जगह स्पर्श रेखा खींचिए, उसका x अक्ष से बना कोण देखिए। हर जगह स्पर्श रेखा खींचिए और उसका x अक्ष से बना कोण देखिए। तो आइए दोबारा मैं आपको करके बताता हूं। जैसे यहां पर स्पर्श रेखा खींचिए, ऐसे होगा। यहां पर स्पर्श रेखा खींचिए, ऐसे होगा।
स्पर्श रेखा का यक्ष अक्ष से, स्पर्श रेखा का यक्ष अक्ष से बना कोण थीटा, यहां स्पर्श रेखा का यक्ष अक्ष से बना कोण अल्फा, दोनों सेम सेम है, संगत कोण बराबर होते हैं। जबकि यहां पर स्पर्श रेखा ऐसे, यहां पर स्पर्श रेखा ऐसे, इसका कोण थीटा कितना है 0, यहां का थीटा तो स्पर्श रेखा का यक्ष अक्ष से जो कोण है इतना है, यहां पर थीटा 0 है, हर जगह अलग अलग कोण है। यहां पर देखिए अगर स्पर्श रेखा खींचिए उसका यक्ष अक्ष से बना कोण अलग है, यहां पर स्पर्श रेखा खींचिए उसका यक्ष अक्ष से बना कोण अलग है, कोण बदल रहा है यानी थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है बेटा। अगर थीटा चेंज हो रहा है ऐसी दशा में tan थीटा भी चेंज होगा और इसीलिए ढाल बदल जाएगा, और ढाल बदलेगा तो त्वरण बदल जाएगा, त्वरण बदलेगा। और हमको कौन सा ग्राफ आपको पता करना है, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या मतलब, त्वरण ना बदले तो यानी ढाल ना बदले, यानी tan थीटा भी ना बदले, यानी थीटा भी ना बदले, ऐसा केवल इसमें हो रहा है, दोनों जगह सेम सेम एंगल है। तो याद रखिएगा एक समान त्वरण वाले ग्राफ में याद रखिएगा वेग और समय का ग्राफ एक सरल रेखा होती है। जब भी एक समान त्वरण की बात होगी तो वेग और समय का ग्राफ एक सरल रेखा होती है, याद रखिएगा। एक समान त्वरण के लिए वेग समय का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होती है, और वो एक ही होती है, ये नहीं कई सरल रेखाएं हो या वक्र हो, ऐसा भी नहीं चलेगा। एक समान त्वरण के लिए मैं बार बार कह रहा हूं ग्राफ कैसा होगा, वेग समय का एक सरल रेखा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर इसमें लिखा हुआ है क्योंकि पूरे यात्रा में वेग समय ग्राफ का ढाल ऑप्शन 1 में क्या है, ढाल एक समान है, और बेटा ढाल अगर समान है तो वेग समय का ढाल ही तो त्वरण होता है, त्वरण भी क्या होगा, एक समान। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, पूछा है त्वरण का सूत्र नहीं है, ध्यान से पढ़िए, पूछा है त्वरण का सूत्र कौन सा नहीं है। आपने इनमें से पता करना है कौन सा ऐसा है जो त्वरण का सूत्र नहीं है। उत्तर है चौथा, यानी बाकी तीनों किसके सूत्र बिल्कुल सही है, त्वरण के सूत्र बिल्कुल सही है तीनों, चौथा गलत क्यों है और तीनों सही क्यों है, आइए एक पल नजर डालते हैं। त्वरण का सूत्र आपने पढ़ा है dv अपान dt, यानी वेग परिवर्तन है ये, और अपान समय अंतराल है। dv माने डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी, और dt मतलब डेल्टा t, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन क्या होता है, त्वरण। तो पहला सूत्र है dv अपान dt, तो ये तो सूत्र है। आपसे पूछा है कौन सा सूत्र नहीं है, उस पे सही लगाना है। पूछा है कौन नहीं है, उस पे टिक लगाना है। बेटा ये तो है। अब आते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, यानी इस पे नहीं टिक लगाना है, ये गलत हो जाएगा, इस पे नहीं टिक लगाना है, हमें वो पे लगाना है जो नहीं है, ये तो है। अब देखो इसी को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करो, डी को क्या हो गया बेटा, dt के जगह पर क्या हो गया, dt। अब वेलोसिटी के जगह पर क्या लिखते हैं, वेग के जगह पर क्या लिखते हैं, ds अपान dt। समझ में आया, दोबारा मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से, बड़ा इजी सवाल है लेकिन ये बहुत काम आते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर d और dt, देखो dt सेम सेम है ना, dt हो गया, d के जगह पे क्या हो गया बेटा, d हो गया। अब v के जगह पे क्या लिखा गया, v के जगह पे है वेग बराबर होता है विस्थापन अपान समय, यानी ds का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपान चेंज इन टाइम। विस्थापन अपान समय क्या होता है, वेग। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर अच्छे से देखिए, एक बार डी बाई डी टी, एक बार डी बाई डी टी, मैथ में इसे कहते हैं यश का एक बार अवकलन हो रहा है, डी बाई डी टी का मतलब यश का एक बार अवकलन, और यश का एक बार और डी बाई डी टी है, यानी यश का दोहरा अवकलन है। इसे लिखने का एक तरीका है, d2 हो जाएगा और dt स्क्वायर, d2 हो जाएगा और dt स्क्वायर, यस। तो यानी ये वाला फार्मूला भी त्वरण का है। आपसे पूछा है कौन नहीं है, तो ये नहीं है, ये सब है, ये भी है, ये भी है।
देखो ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा, अगर ऐसे आ जाए या ऐसे लिखा आ जाए, दोनों ही त्वरण के सूत्र हैं। अब आगे चलते हैं, तीसरा वाला कैसे त्वरण का फार्मूला है, ये भी बहुत आसान है। देखिए ध्यान से देखिएगा, त्वरण का सूत्र अभी आपने लिखा था dv/dt, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा बेटा, dv को मैंने ज्यों का त्यों dv ही लिखा, dt को भी मैंने ज्यों का त्यों क्या लिखा, dt। मैंने ds से ऊपर नीचे क्या कर दिया, ds से मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया बच्चों, ऊपर नीचे मैंने ds से मल्टीप्लाई कर दिया, बस और कुछ नहीं। ds कट जाएगा तो dv/dt आ जाएगा। हालांकि ये ऐसे कटता नहीं है, लेकिन आपके लिए सबके लिए अभी यही है सही। चलो बेटा, अब ये बताओ ds/dt क्या होता है। ds/dt आप भली भांति जानते हैं, ds/dt क्या होता है, विस्थापन अपान समय वेग होता है। तो इसके जगह भाई साहब ये आ गया वेग, और जो ये बचा है इसके जगह तो लिखना पड़ेगा dv/ds। इसके जगह पे क्या आ गया, dv/ds, ज्यों का त्यों। तो यानी ये वाला फार्मूला त्वरण का v dv/ds भी त्वरण का ही सूत्र है, वही चौथा वाला त्वरण का सूत्र नहीं है। तो इस तरह से आपने कुछ बहुत अच्छे अच्छे सवाल पढ़े। अब आते हैं न्यूटन के गति के जो समीकरण हैं, उनको हम लोग प्रूफ करेंगे। ये तीनों समीकरण आपने 9th में भी प्रूफ 9th में नहीं है, तो आइए 11th में कर लेते हैं इसके प्रूफ। न्यूटन की गति के समीकरण, न्यूटन की गति के समीकरण, और ये न्यूटन के जो गति के समीकरण हम डिराइव करेंगे यानी प्रूफ करेंगे दोस्तों, ये किसके लिए वैलिड है, एक समान त्वरण के लिए वैलिड है। एक समान त्वरण के लिए ही ये फार्मूला लगाया जा सकता है। मतलब फिर से मैं कह रहा हूं, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक समान त्वरण का कोई प्रश्न किया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था। त्वरण एक समान का मतलब होता है बेटा, याद रखना, त्वरण चेंज नहीं होना चाहिए, त्वरण पूरे समय में सेम रहना चाहिए। तो याद रखिएगा, एक समान त्वरण जब प्रश्न में लिखा हुआ आएगा तभी ये सारे फार्मूले लगेंगे। एक समान त्वरण होना चाहिए। फिर मैं आपका ध्यान फोकस कराना चाहता हूं, गति के तीनों समीकरण जो आपने ये पढ़े हैं, ये इट इज ओनली, these are only valid only if acceleration is uniform। यानी त्वरण क्या है, एक समान है। एक समान त्वरण के लिए ही ये तीनों सूत्र लगेंगे। प्रश्न में जरूर दिया होना चाहिए कि त्वरण एक समान है, तभी ये तीनों फार्मूले लगेंगे। तो आइए, तभी ये तीनों फार्मूले प्रूफ भी किए जा सकते हैं। अगर त्वरण एक समान नहीं है तो आप ये तीनों फार्मूले प्रूफ ही नहीं कर पाओगे, है ना। ऐसे नहीं बनेंगे तीनों फार्मूले, कुछ और हो जाएंगे, ऐसे नहीं होंगे। तो न्यूटन ने जब भी इस फार्मूलों को डिराइव किया था तो त्वरण उन्होंने क्या माना था, एक समान त्वरण। ठीक है, तो आइए अभी एकदम डिक्टो यही मैं आपको भेज दूंगा। आप पहले वीडियो से बातों को समझ लीजिए, फिर नोट्स अलग से मैं आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप में, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो आइए, माना एक वस्तु है u प्रारंभिक वेग से गति प्रारंभ करता है। तो डायग्राम मैंने यहां नहीं बना रखा है, डायग्राम यहां कहीं मैंने बनाया है, एक जगह पर कहीं दिखाया होगा। माना कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से गति करना शुरू करता है, ध्यान से देखिएगा। माना कोई एक वस्तु है u प्रारंभिक वेग से गति प्रारंभ करता है। तो आइए, डायग्राम थोड़ा सा अच्छा होता है बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मान लेते हैं एक कोई बॉडी है, ये ग्राउंड है, इस पे एक कोई बॉडी है जिसके पास शुरू में वेग u है। शुरू में का मतलब होता है टाइम इक्वल टू 0 पर। टाइम इक्वल टू 0 का मतलब जब मैंने पहली बार उसे देखा तब उसके पास कुछ वेग लिए हुए था। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, कई बार हम इधर देख रहे हैं, जब हमारी पहली बार नजर किसी बॉडी पर पड़ी तो वो कुछ वेग लिए हुए हो सकता है। तो यानी प्रारंभिक वेग u है। u कौन सा वेग है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग कितना है, u है। t बराबर 0 पर शुरुआत में
प्रारंभ का मतलब होता है शुरुआत, जब एकदम पहली बार आपकी नजर पड़ी तो उसे हम टाइम जीरो भी कहते हैं। हम टाइम वहीं से काउंट करना शुरू करते हैं। तो शुरू में जब समय जीरो था, स्टार्टिंग में उसके पास यू वेग से गति करता हुआ दिखा। और वाह क्या बात है, एक समान त्वरण का नाम ले ही लिया इसने। और वो एक समान त्वरण ए से चल रहा है लगातार, यहां से चलना शुरू किया और एक समान त्वरण ए से। त्वरण का मतलब होता है बेटा फोर्स, क्योंकि त्वरण से ही तो फोर्स पैदा होता है। या इक्वल टू एम में आपने पढ़ा होगा, त्वरण मतलब होता है फोर्स। त्वरण का मतलब होता है वेग बदलेगा ही बदलेगा। त्वरण है तो वेग बदलेगा। वजह क्या है? त्वरण मतलब फोर्स। फोर्स किसी बॉडी पे अगर लगातार लग रही है तो उसका वेग या तो बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। तो त्वरण का मतलब है फोर्स, और फोर्स अल्टीमेटली क्या करता है? वेलोसिटी को चेंज ही करता है। तो इसका वेलोसिटी u से गति करते हुए t समय में कितनी देर बाद? टोटल टाइम t समय बाद, t बराबर 0 से चला है, कितना समय बीत चुका यहां से यहां तक? टाइम कुल समय बताइए, कुल समय t बीत चुका। कुल समय जो बीता है वो t है। तो नया समय क्या हो जाएगा? इसमें t ऐड कर दो, शुरू में 0 था, t ऐड करो, 0 प्लस t मतलब t। नया समय t इक्वल टू t है। इस पर t समय में कुल कितना विस्थापन इसने तय किया, मतलब यहां से लेके यहां तक ये बॉडी जो यहां से यहां तक गई है, कुल कितना विस्थापन है? s तय किया। और अंतिम वेग इसका बदल के कितना हो चुका है? v। अंतिम वेग इसका कितना हो चुका है दोस्तों? v हो चुका है। प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। प्रारंभिक वेग मतलब होता है t इक्वल टू 0 का वेग। कितने समय तक गाड़ी चला? t समय तक। तो नया समय 0 प्लस t यानी t। बेटा 0 प्लस t क्या होता है? इतना सिंपल मैथ है, t। तो नया समय क्या हो जाएगा? t। अंतिम वेग कितना पाया गया? v। कितने त्वरण से? एक समान त्वरण से। फिर मैं कह रहा हूं एक समान त्वरण है, त्वरण नियत है, त्वरण नियत है, त्वरण नियत है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और त्वरण है तो वेग तो चेंज होगा ही। उसका वेग u से बदल के कितना हो गया? v हो गया। और इतने में कितना उसने विस्थापन कवर किया है? डिस्प्लेसमेंट s कवर किया है। इन सब बातों के होते हुए गति के 3 समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है v इक्वल टू u प्लस at। और ये जो तीनों समीकरण है, एक तो ये भी याद रखिएगा, ये सरल रेखा के लिए ही वैलिड है, सरल रेखा के लिए वैलिड है। और दूसरा, एक समान त्वरण होना चाहिए। आप प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, जब ये बात एक सरल रेखा के लिए ही वैलिड है। और दूसरी चीज, और एक समान त्वरण तो होना ही चाहिए, एक समान त्वरण होना ही चाहिए, तभी ये तीनों समीकरण वैलिड हैं, सरल रेखा के लिए वैलिड है। अच्छा आप बताइए, अगर कोई एक तल में चल रहा है, जमीन पर कहीं भी इधर उधर कैसे भी, एक रेखा में ऐसे ऐसे आगे पीछे नहीं हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है तो ये वैलिड है। एक ही रेखा में लेकिन होना चाहिए, एक समतल में नहीं। समतल में होगा तो ये वेक्टर फॉर्म में यूज होगा, समझ गए? जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अभी इसकी बात ही नहीं करनी है, अभी इसकी मुझे कोई बात नहीं करनी है। ये सरल रेखा के लिए हैं और एक समान त्वरण के लिए तीनों फार्मूले डिराइव किए गए हैं। आइए अब हम बात करते हैं इन तीनों समीकरणों में कौन क्या क्या है। आइए बात करते हैं तीनों समीकरणों में कौन क्या क्या है। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला तो v क्या है? बहुत अच्छा, अंतिम वेग है, बहुत अच्छी बात। u क्या है? u क्या है बेटा? प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? a त्वरण है, एक्सेलरेशन। टाइम क्या है? टाइम बेटा, टाइम आपका क्या है यहां पर? टाइम यहां पर t इक्वल टू टाइम है। t इक्वल टू क्या है बेटा? टाइम, समय। अच्छा यस क्या है? गौरतलब है यस यहां दूरी नहीं है बेटा, खबरदार। एस यहां विस्थापन है, नॉट डिस्टेंस, दूरी नहीं है, विस्थापन है। हाँ यही विस्थापन तब दूरी बन जाएगा जब वो एक स्ट्रेट लाइन में चले और मुड़े कभी ना।
तब वो विस्थापन दूरी के चूंकि बराबर हो जाएगा तब ये दूरी भी बता देगा। लेकिन याद रखिएगा ये एस जो निकाल के दोगे इस फार्मूले से ये विस्थापन ही होगा, ना कि दूरी आएगा। ये दूरी नहीं निकाल के देगा, ये दूरी के हाँ बराबर होगा तब वो जब स्पेसिफिक सवाल में बोला हो कि वो सीधे चला है सरल रेखा में और कभी मुड़ा नहीं, तब ये दूरी भी हो जाएगा, ये विस्थापन भी हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये विस्थापन देता है, याद रखिएगा। और विस्थापन दूरी तब बनता है जब वो एक ही रेखा में चले और कभी मुड़े ना। मुड़ गया उसी लाइन में तब तो भाई ये दूरी नहीं बल्कि क्या रहेगा, विस्थापन। विस्थापन ये होगा। अच्छा ये बताओ ये कब के लिए वैलिड है? एक सरल रेखा में चले, मुड़ भी सकता है सरल रेखा में, ये तीनों लग जाएंगे। एक सरल रेखा में चले, मुड़ भी सकता है, लग जाएंगे। लेकिन ये यस क्या है? विस्थापन है, दूरी नहीं है। बताओ ये दूरी कब देगा? जब वो एक सरल रेखा में चले और उसी लाइन में मुड़े ना, सीधे उसी लाइन में चले, तब ये दूरी भी बन जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर कभी कोई लड़का सवाल करता है कि इस तीनों फार्मूलों में यस से हम दूरी कैसे निकालेंगे, बेटा इसको दूरी निकालने के लिए ऐसा सवाल हम करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट वीडियोस में इसी फार्मूले से हम विस्थापन और दूरी सब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हमेशा जान के रखिए ये देगा क्या? विस्थापन देगा। ये देगा क्या? विस्थापन देगा। याद रखिएगा। फिर से इन सब बातों में अब एक बात और ध्यान रखनी है, v वेग है, u वेग है, s विस्थापन है, a त्वरण है। बेटा ये सारी राशियां क्या है? वेक्टर है, सदिश है। और टाइम इकलौता क्या है इसमें? अदिश। जितने भी वेक्टर हैं इनको हमेशा अगर ज्ञात हैं, ये अगर ज्ञात हैं तो इनको साइन जरूर देना। और साइन कन्वेंशन मान लेते हैं, इधर प्लस है, अगर इधर कोई चीज है इनमें से तो उसको क्या देना? माइनस। ज्ञात चीजों को, जो नोन है, जो अज्ञात है, अननोन है, उनको कभी कोई चिन्ह मत देना। वो अपना चिन्ह खुद लेकर आएंगे अंत में सॉल्व होकर। जो ज्ञात है क्वेश्चन में, सवालों में, उनमें जो चीजें ज्ञात हैं इनमें से उनको विद साइन रखना। याद रखेंगे जो चीजें ज्ञात हैं उनको चिन्ह के साथ, और चिन्ह का रूल क्या है? इधर प्लस इधर माइनस, और इधर प्लस और इधर वालों को माइनस। बस यही बना लीजिए हमेशा के लिए, बात खत्म। पूरे चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे सरल रेखा में गति वाले चैप्टर में हम यही करेंगे। ध्यान है चिन्ह किसको देना है? अज्ञात को नहीं, अज्ञात को जैसे है वैसे ही रख देना। जैसे मान लो यस पूछा है तो यस को कोई चिन्ह मत देना। आपको यू दिया है तो यू देख लो इधर है कि इधर लिए हो, फिगर में इधर है तो प्लस लेना, यू इधर है तो माइनस में। और यू पता है, मान लो यू दिया है सवाल में, एक गाड़ी है जो पूरब दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू करती है, तो प्रारंभिक वेग यू कितना लोगे? बताओ, इधर है ना, +5 लिखोगे। अच्छा एक गाड़ी है जो पश्चिम दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू करती है, तो प्रारंभिक वेग अब क्या होगा बच्चों? u बराबर -5। ज्ञात है ना, ज्ञात चीजों को चिन्ह के साथ, अज्ञात चीजों को जैसे है वैसे। डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, जब सवाल लगाइएगा तब ये बातें आप अच्छे से समझ लेंगे और अच्छे से। चलो एक और बताओ जरा। मान लीजिए किसी बॉडी पे फोर्स इधर लगा है, यानी त्वरण इधर है, और त्वरण की वैल्यू दिया है बॉडी में, त्वरण की वैल्यू 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस फार्मूले में जब रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या रखेंगे? ये ज्ञात है तो चिन्ह के साथ। बताइए इधर ए की जगह +7। समझ में आया? पूरे चैप्टर में मैं यही फार्मूला लगाऊंगा, कोई भी और फार्मूला नहीं लगाऊंगा न्यूमेरिकल में। अच्छा ये बताओ, अगर इधर है किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, यानी एक्सेलरेशन इधर है, और ए की वैल्यू दिया है 7, तो सवाल में जब रखोगे बेटा ना इन सूत्रों में, त्वरण की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, एक्सेलरेशन त्वरण की वैल्यू दी हुई है 7, सवाल में लिखा रहेगा। तो बताओ अब ए की जगह कितना रखेंगे? -7। समझ गए आप? वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। सदिश राशियों को चिन्ह के साथ, समय के लिए कभी कोई चिन्ह नहीं, वो हमेशा प्लस रहता है। अदिश है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। और सदिशों के लिए डायरेक्शन चूंकि दिखाना होता है, दिशा होती है, इसलिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं प्रूफ।
पहला वाला प्रूव करने जा रहे हैं। पहला वाला क्या है, एक बार नजर मार दीजिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी का प्रूव करने जा रहे हैं, और किससे करेंगे, ग्राफीय विधि से करेंगे। किससे करेंगे, ग्राफीय विधि से। मुझे लगता है कि इतना आधे घंटे का लेक्चर काफी है, कल इसका प्रूफ किया जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।